स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कूलिंग मॉडर्न एआई बीस्ट। आपने बना लिया पावर के बारे में, हमने पहले ही बात कर लिया। अब बात करते हैं ठंडा कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या यह है कि पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बैंड हो जाता है, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि 100 वाट जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू खा रहा है या जीपीयू खा रहा है वो गायब नहीं हो जा रहा कि गया तो खत्म हो गया। वो लेजर डायोड नहीं है कि मेजॉरिटी खाया उसका मेजॉरिटी कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। वहां जो गया वो सिर्फ हीटिंग एलिमेंट की तरह गर्मी फैलाएगा। और राह पे समझिए जो मतलब थोड़ा मोड़ा एनर्जी इधर उधर निकलता है, जैसे कि सिग्नल्स जो हो जाते हैं। सीपीयू है, सीपीयू से थोड़ा मोड़ा सिग्नल आपका रैम तक जा रहा है, फिर आपका जा रहा है पीसीआई लेन तक, थोड़ा सा नेटवर्किंग में जा रहा है। वो ऑलमोस्ट 1% का भी 1% होता है, यानी कि 99.9% एनर्जी हीट बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रिकली। तो मतलब बेसिकली जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ऐसा समझिए जितना पावर खा रहा है कंप्यूट, वो सीधा सीधा रॉ हीट है। मतलब कि ये ग्राफिक्स कार्ड है या ये कंप्यूट एआई कार्ड है, ये 600 वाट खाता है, वो 600 वाट का हीटर है। उससे ज़्यादा आपको दिमाग लाने का ज़रूरत नहीं है, वो वही है 600 वाट का हीटर। अब रहा बात कि अगर आप वो हीट को तुरंत नहीं हटाए तो वो जो सिलिकॉन है, कोर सिलिकॉन जो है, वो खुद जल जाएगा, वो खुद को कुक कर देगा। मतलब आजकल तो एटलीस्ट इतना एडवांस हो गया है कि मतलब अगर ओवर हीट डिटेक्ट करता है तो पहले क्लॉक डाउन करता है और फिर शट डाउन करता है। पहले टाइम में ये होता था कि अगर कूलिंग आपका कुछ फॉल्ट हो गया, कंप्यूटर चलता रहेगा और जल जाएगा, जल जाएगा, मतलब सिलिकॉन जल जाएगा। आजकल होपफुली वैसा नहीं होना चाहिए जब तक कोई फॉल्ट ना डिटेक्ट हो, लेकिन ये एक बहुत सीरियस बात है कि मतलब सिलिकॉन बहुत हाई टेम्परेचर नहीं हैंडल कर सकता। अब दिक्कत यह है कि जब भी आप टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीज़ होता है। पहला होता है कि जैसे आपका बिजली के बारे में बात करते हैं तो वोल्टेज और एम्प्स होता है। यहाँ पे भी वही होता है, जैसे हम लोग कहते हैं आपका टेम्परेचर और हीट फ्लक्स कितना है। तो हीट फ्लक्स नापा जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर में। एआई चिप्स जो आजकल बन रहे हैं, मतलब कि जो सिलिकॉन जो एनवीडिया बना रहा है या एएमडी बना रहा है या आपका गूगल बना रहा है, मेटा बना रहा है, ये सब बना रही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनका मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर अगर आप इनको कर दो कितना है, बाय द वे वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊपर चल रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली 200 वाट पर मीटर स्क्वायर रखा जाता है जो कोर है, और बहुत सरफेस एरिया होता है उसमें। वहीं पे अगर आप सिलिकॉन डाई देखेंगे इतनी सी होता है, मिलीमीटर्स में नापे जाते हैं और वो 300 से ऊपर चलता है। बहुत ज़्यादा हीट बहुत छोटे जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जो आप लोग सुनते हैं ना कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बिलियन तो बहुत पहले ही क्रॉस हो गया, अब तो ट्रिलियन की बात हो रही है। कुछ ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, बहुत हीट जनरेट करता है और बहुत छोटे जगह में करता है। दिक्कत ये है हीट बहुत ज़्यादा बात नहीं है। मतलब आप बोलो कुछ किलोवाट कुछ मेगावाट, उस सब कोल पावर प्लांट बोलेगा सर जितना मेरा पावर प्लांट का रेटिंग है, जैसे मान लीजिए 600 मेगावाट इलेक्ट्रिकल है तो मल्टीप्लाई बाय दैट 2 कर दीजिए, उतना तो उसका रेडिएटर निकाल रहा है। तो एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, बात है कितने छोटे जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो प्रॉब्लम है। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसे आप देख सकते हो, मतलब हम लोग का बॉडी 30-35 पर रहता है, वहीं पे आप जीपीयू देखेंगे तो जीपीयू धीप रहा है, 50-56 तक पे धीप रहा है। और आपका मतलब लैपटॉप सब है तो लैपटॉप तो और ख़राब रहता है, 70-78 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। और जो सिलिकॉन एआई के लिए कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि अगर तुरंत उसको ठंडा नहीं करें वो या तो जल जाएगा या तो सीधे शट डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहला औजार आता है कंडक्टिविटी। तो मतलब समझिए हीट फ्लो करता है हॉट टू कोल्ड, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, महसूस करते हैं कि भाई मतलब कोई चीज़ गर्म है उस पर कुछ मतलब मेटल का रख दो, हीट फैल जाएगा बल्ले बल्ले। लेकिन ये मैजिक नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स लगता है। मैथमेटिक्स में दो चीज़ आता है आपका, टी डेल्टा और थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो कितना गर्म हो रहा है। दूसरा जो थर्मल इंटरफेस मटेरियल है, और फिर हीट सिंक जो है, ये सारा एक रेजिस्टर के तौर पे बिहेव करता है इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे हम लोग नापते हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरफेस होगा, मतलब आप ये टीजे को ठंडा करना चाहते हैं और ये TIM जो है यानी मतलब पेस्ट है, वो पेस्ट आपका काफ़ी रजिस्टर के तौर पे बिहेव करेगा। तो हम लोग डालते क्यों है वो पेस्ट, बात है कि इसका और सिंक का कनेक्शन अच्छा से नहीं होगा अगर वैसा नहीं करते। मतलब अगर इंजीनियरिंग में आप चाहते हैं, जैसे कि आपका सिंपल देखिए, डेस्कटॉप सीपीयू में सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन बोल रहे हीट स्प्रेडर होता है, और हीट स्प्रेडर के ऊपर आप हीट पे ये लगाते हैं, थर्मल पेस्ट लगाते हैं। वहीं पे लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, जीपीयू में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको छोटे जगह में करना है। तो कैसे मतलब कम हीट सिंक से ज़्यादा काम करो, एक रजिस्टर हटा दो यहाँ से,
तो सीपीयू में क्यों नहीं करते? सीपीयू में बात है कोई भी अलग से ये खरीद के लगा सकता है, क्या बोलते हैं, कूलर लगा सकता है। जीपीयू में कंपनी ढंग से बनाती है, ढंग से डिजाइन करती है, एक कूलर पे एक ही डाई लगेगा, तो वो क्रश करने वाला रिस्क नहीं रहता, क्योंकि सिलिकॉन थोड़ा फ्राजाइल है। अगर आप कस के ऐंठ दिए कूलर को और कूलर क्रैक कर दिया तब, तो इसीलिए एज ए सेफ्टी ये रहता है। इसीलिए लैपटॉप सब में जीपीयू में आपको बेयर डाई मिलेगा, क्योंकि वो मतलब अगर आपका जगह लिमिटेड है और या तो आप कूलिंग ज़्यादा चाहते हैं, उसका एक ही ऑप्शन है, सिलिकॉन को डायरेक्ट कनेक्ट करो। बीच ये रेजिस्टर्स हैं, जितने चीज़ें ये रेजिस्टर्स हैं, आप रेजिस्टर्स घटाते जाओ, अच्छा से एनर्जी फ्लो होने लगेगा। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस सामान के अंदर भी आता है, जैसे कि आपने बोला हमने यहाँ डाल दिया है, यहाँ तक जा ही नहीं रहा एनर्जी, आप हवा फ्लो कर रहे हो, एकदम टर्बो फैन लगा दीजिए, यहाँ पे आपका सीपीयू तब भी जल जाएगा। बोले क्यों? ये सीपीयू यहीं तक गर्मी भेज पा रहा है। कारण क्या है? कंडक्शन उतना हाई नहीं है ना, मतलब कि एल्युमिनियम का कंडक्शन जो है वो उतना इफिशिएंट नहीं है, वो रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डाई है, जो सिलिकॉन डाई है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी बनाता है और तब वो पुश कर पाता है रेडिएटर सब में। ठीक है, ये बहुत गर्म होगा तब जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ 40 डिग्री दिख रहे हैं, यहाँ 150 हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है रेजिस्टर्स का। ये अभी जैसे हम लीनियर पावर सप्लाई पे काम कर रहे थे, तो उसमें वही समझ में आया कि जो सिलिकॉन डाई है वो उसमें लिखा रहेगा कि पैकेज टेम्परेचर। तो पैकेज टेम्परेचर का मतलब ये नहीं होता कि जो आप मतलब बाहर से आप सेंसर लगाए वो है। पैकेज टेम्परेचर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन उससे बहुत गर्म होगा। जैसे पैकेज 80 है तो सिलिकॉन 125 होगा, तभी गर्मी बाहर निकल पाता है। लेकिन आप ये मतलब पावर सिलिकॉन 125 हैंडल कर सकता है, कंप्यूटर चिप 80 भी नहीं ठीक से हैंडल कर पाएगा। मतलब अगर बाहर अगर 80 दिख रहा है तो यानी वो अंदर ऑलमोस्ट पहुंच गया है, 95 पहुंच चुका है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है कि हीट तुरंत निकालो। हीट नहीं निकालेंगे, यहाँ तक आपको हीट भेजने के लिए इसको 200 करना पड़ जाएगा। हीट चला जाएगा, ये कंडक्टर है चला जाएगा, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा। रजिस्टर है ना, वोल्टेज बढ़ाइए तो एनर्जी निकल जाएगा, बढ़ाइए। तो ये समझना पड़ेगा क्या इतना बड़ा हीट सिंक यूज़ हो सकता है, लेकिन नीचे आपको आग लगाना पड़ेगा, 300 लगाना पड़ेगा, तभी वो पुश कर पाएगा। इसीलिए डेल्टा टी एक समस्या बन जाता है। आईसी के साथ यही दिक्कत है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, 500-600 वाट उतना आपका रूम हीटर उससे ज़्यादा रखता है। रूम हीटर तो नहीं पिघलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि वो इतनी छोटे जगह पे उसको फैलाना है, और प्लस वो गर्म नहीं हो सकता। ये जो आपका डिवाइस है ये गर्म नहीं हो सकता कि ठीक है हम 300 डिग्री सेल्सियस पे चल जाएंगे और तब तो आराम से गर्म हवा निकल जाएगा, आपको फैन लगाने की भी जरूरत नहीं होगा। लेकिन वो कर नहीं सकता ना, 300 में वो काम नहीं करेगा, जल चुका होगा। बाय द वे कुछ साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे थे कि वीनस में ऐसा कंप्यूटर भेजें जो एक्चुअली उतना हाई टेम्परेचर पे चल रहा है। डिज़ाइन कहीं आगे गया नहीं, बट लॉजिक वही है। ये फिजिक्स का बात है, इसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। मतलब कि आप हम बड़का सा मेटल लगा दिए, पता चला मेटल का यहाँ से यहाँ तक यूज ही नहीं होगा, होगा ही नहीं यूज। आप कितना भी फैन लगा दिए, कहते हैं यहाँ क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा तब जाके हीट यहाँ तक आ पाएगा। क्यों? कंडक्शन में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा। और बोलेंगे एल्युमिनियम में हम कॉपर कर देंगे, कॉपर में भी वही होगा। इसीलिए मतलब कि आप इतना ऊंचा सोच लें, 1 फुट का आप हीट सिंक ले लियो, नीचे लगा दिए एलईडी, एकदम आराम से गर्मी ना जाएगा नहीं, ये यूज ही नहीं होगा। ये आप काट भी दीजिए सेम परफॉर्मेंस रहेगा, फालतू का वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकली इसका क्या मतलब? मैथमेटिकली इसका मतलब है कि जनरली कॉपर सबसे अच्छा माना जाता है, वो भी आपका सिर्फ 200 वाट पर मीटर केल्विन ले पाता है। आप ये नंबर पे ध्यान दीजिए, 200। उससे बेटर है क्या कोई सॉलिड? हाँ, डायमंड है, डायमंड 2000 पे चलता है, बट मैं श्योर हूं कि आप डायमंड कूलर के तौर पर नहीं लगा सकते। लेकिन ये अपर लिमिट है, मतलब कि 200 वो भी ज़्यादा ही बता रहे हैं, जनरली आपको रियल लाइफ में उससे कम ही मिलेगा। वो आपका अपर लिमिट होता है कि कम गर्मी आराम से फैला सकते हैं, लेकिन सीपीयू सर्वर पुराने टाइम का हो सकता था, आज का नहीं हो पाएगा। वो इतना गर्मी फॉलो ही नहीं करे। बोल रहे ना कि आप कितना भी फिन डाल दीजिए, कंडक्शन ही नहीं है वहाँ, रेजिस्टेंस जा ही नहीं पा रहा, और यहाँ तक जाने के लिए उसको बहुत हॉट टेम्परेचर आना पड़ेगा, और वो तब तक जल चुका होगा। और मॉडर्न टाइम में जलेगा नहीं, वो डाउन क्लॉक कर देगा। मतलब आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू खरीदें, उसको लगाए, एक बार सैचुरेशन हुआ, उसके बाद बोलेगा सर हम 3 पे ही चलेंगे, आप 5 पे चलने लायक आप हमको कूलिंग नहीं दे रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर के हिसाब से आप देखिए तो दिमाग में समझ में आएगा। जितना डायरेक्ट कपलिंग कर सकते हैं उतना बढ़िया है, लेकिन हार्डवेयर का एक फिजिकल लिमिट है, कॉपर का भी ये लिमिट है और एल्युमिनियम का भी है। 200 बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं एक्टिव सिस्टम का। तो एक्टिव सिस्टम है ये, जैसे आप देखिए कॉपर रॉड है, कितना धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रहा है। वहीं पे आप वेपर ये हीट पाइप लगा, धड़ाक से हीट ट्रांसफर हो गया, नीचे विंडो दे दिया है। तो ऐसा क्यों है? कंडक्शन का मैंने आपको थर्मोडायनेमिक लिमिट बता दी है, लेकिन एक ट्रिक है।
कंडक्शन जो होता है, मॉलिक्यूल्स भिड़ते हैं एक दूसरे से, बूम 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 करके भिड़ के एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, जो यानी कि फेज चेंज, यानी कि आप लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड बॉईल कर रहे हैं, वो बहुत एनर्जी बहुत छोटे जगह पे खा जाता है। यानी कि जैसे इस केस में यहाँ पे आप बर्फ डाल रहे हैं, तो ये सारे जगह पे आप ऐसा समझिए कि हीट खींच रहा है। वो हीट खींच के हो क्या रहा है, वो बॉईल कर जा रहा है, लिक्विड बॉईल कर रहा है। बोले बर्फ डालने लिक्विड क्यों बॉइलिंग टेम्परेचर घटा है। लिक्विड का जो आप नॉर्मली सोचते हैं वो पानी सोचते हैं, पानी होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। आप इसको अगर वैक्यूम में रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अमोनिया भी डाला जा सकता है, जनरली पानी ही डालते हैं, डिस्टिल वाटर। आप उसको वैक्यूम में रखते हैं, ये मतलब जो कॉपर रॉड है इसके अंदर पार्शियल वैक्यूम है, बहुत अच्छा वैक्यूम है, तो वो 30 डिग्री या 40 डिग्री में ही ये होने लगेगा, क्या बोलते हैं, बॉईल करने लगेगा। तो वो बॉईल किया, बॉईल करके क्या हुआ, वो मूव किया, लिक्विड मूव किया, वो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकता है कंपेयर टू सॉलिड। टुंग 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 करके धड़ाक से वो यहाँ आया, यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंस कर गया, अपना गर्मी उसने बर्फ पे डाल दिया, साइकिल पूरा कर रहा है। ये बेसिकली एक पंप चल रहा है, रेफ्रिजरेशन लूप चल रहा है इसके अंदर। तो इसका इस पावर जो है कितना, मतलब वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और बाय द वे जो भी लिक्विड सेलेक्ट किया जाता है वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे कोई चीज़ इंडस्ट्रियल है तो उसमें ये रहेगा, क्या बोलते हैं, अमोनिया रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का जैसे आप ट्राई करना चाह रहे हैं, जैसे नासा का किलोवाट रिएक्टर, तो वहाँ सोडियम रहेगा। बोलेंगे सोडियम तो सॉलिड है, वो रिएक्टर के टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है। तो हिसाब वही है कि मतलब आप सेलेक्ट करोगे आप क्या करना चाहते हो। और चूंकि आप लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कंट्रोल कर रहे हो, आप ये कर सकते हो कि सर आप क्या चाहते हो, सीपीयू कितना पे रहे, 50-60 आउटसाइड रहेगा, बल्ले बल्ले ठीक है, हम उतना ही प्रेशर डालेंगे, उतना ही लिक्विड डालेंगे। बहुत कम लिक्विड डालेंगे, बहुत जल्दी बॉईल करेगा, लेकिन कैपेसिटी कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रख देंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा बैलेंस किया जाता है। तो ये फ्लक्स मतलब कितना ऊर्जा इधर से उधर कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डायमंड से भी ऊपर चल रहे हो आप। तो इसीलिए आप कोई भी सीपीयू ये देखिएगा, कूलर देखिएगा, तो उसमें प्लेट है, प्लेट में पाइप लगा के ऊपर क्यों गया हुआ है। बात वही है, कंडक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा, पाइप तुरंत पहुंचा देगा। ये पाइप बोलेगा यहाँ से गर्मी लो, तुरंत वहाँ फैला दिया। ये इसका ट्रिक होता है, ये इसी को हम लोग एक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो तब जाके आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि सर सीपीयू का कॉन्सेंट्रेटेड जगह उसको फैला दो। जब आप फैला दिए तब सारा मेटल थोड़ा थोड़ा खींच के आराम से निकाल देगा। हीट पाइप और हीट पाइप का बड़ा भाई होता है, हीट पाइप सिंगल एक्सिस है, हीट पाइप का बड़ा भाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेपर चेंबर। वेपर चेंबर 2 एक्सिस में करता है, मतलब सेम चीज़ है, सेम स्ट्रक्चर है, बस उसको 2 एक्सिस में फैला देता है। उसका फायदा देखिए, जैसे मान लिया आपका प्ले स्टेशन का आप बना रही है, लैपटॉप में ये बहुत करना पड़ता है। आपका यहाँ सिलिकॉन है, ठीक है, ये आपका जो हीट सिंक है वो सही साइज में बनेगा नहीं, कोई जगह टाइट है, ऐसे एल शेप में बन गया, बोले हीट यहाँ बहुत है और यहाँ तक जा ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तक ठूसने के लिए, हीट ठूसने के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर रखना होगा। तो क्या करें, तो हिसाब है कि वेपर चेंबर डालिए। वेपर चेंबर क्या कर रहा है, धड़ धड़ा के वो सब जगह हीट फैला दे रहा है, हीट फैला रहा है, वो उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लिक्विड है, बस वो फैला दे रहा है। तुरंत यहाँ से हीट लिया, तुरंत उधर कर दिया, तुरंत। अब ये सारे फिन जो हैं आपका आराम से, आप चाहें तो एक्चुअली फिन छोटा भी कर दीजिए तो भी आपको इससे ज़्यादा बेटर कूलिंग मिलेगा। इसीलिए सर्वर का जो आप देखेंगे कि इतनी ये है सीपीयू कूलर है, कैसे ठंडा कर रहा है 200 वाट 400 वाट। पहली बात, पंखा बहुत तेज चल रहा है, कॉपर है, वेपर चेंबर है, यानी कि जो डाई है, जो सिलिकॉन डाई है, उसका गर्मी तुरंत फैल जाता है, तुरंत, मतलब इंस्टेंटेनियसली फैल जाता है। महंगा बहुत होता है बट फैला बहुत अच्छा से देता है। ये तो देखे ना, जैसे एक एक्सिस में ये बेचारा गर्मी फैला रहा है, वो 2 एक्सिस में फैला देता है, तो सारे कॉपर फिन एक्चुअली गर्मी खींच पाते हैं। और यही आपके स्मार्टफोन में भी आजकल मेहनत किया जा रहा है, ताकि क्योंकि जो सिलिकॉन है स्मार्टफोन में वो बहुत गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, छोटा बहुत है, 1-2 मिलीमीटर स्क्वायर का है, बेचारा भूंज जा रहा है। तो हिसाब ये कि आप उसका गर्मी फैला दिए, फोन में अच्छे से फैला दीजिए, फोन ठंडा। तो फैलाने के लिए क्या चाहिए भाई, वेपर चेंबर। तो ये सब को हम लोग कहेंगे एक्टिव सिस्टम। ये आपका थोड़ा अब मॉडर्न कंप्यूटर को थोड़ा देर हैंडल कर सकता है। इसीलिए आपको कोई बहुत ही घटिया आप देख रहे हैं, बहुत ही सस्ता सीपीयू देख रहे हैं, तो आपको मिलेगा जिसमें हीट पाइप नहीं हो। लेकिन जनरली बॉक्स में जितने कूलर मिलते हैं, उसमें मेरा AM4 वाले में भी AM4 है, AM5 है, AM5 उसमें भी हीट पाइप है। आई थिंक AMD बोलता है रेत कूलर और समथिंग। अब बात करते हैं वाटर कूलिंग का। तो वाटर एक बहुत अच्छा फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पे आप उसको ये नहीं कर रहे हो, बॉईल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको हीट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से निकालने के लिए कर रहे हो। जैसे कि ये सीपीयू है, हम पानी डालेंगे, यहाँ से गर्मी निकाल देंगे, और कुछ आप नहीं कर रहे हो, कूल नहीं कर रहे हो, बस गर्मी निकाल दे रहे हो। कूल के लिए आप इसे दूसरे रेडिएटर में डालेंगे, बड़ा रेडिएटर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आपको हीट अलग जगह पे बन रहा है, ठीक है, ये रेडिएटर, ये हीटर है मेरा जो आपका किलोवाट खा रहा है, ये आपका गर्मी बना दिया, आप इसको पानी गर्म पानी करके निकाल दिया। मतलब पानी आपका 30 डिग्री आ रहा है, पानी 50 डिग्री होके जा रहा है।
तो उस मामले में वो गर्मी बहुत खाएगा। पता ही है पानी में बहुत एनर्जी जाता है, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट इतना हाई पावर का चाहिए। आपको हीटिंग एलिमेंट कितना चाहिए? हाँ जी, 1 किलोवाट से नीचे बात ही नहीं करना। तुरंत गर्म करने वाला चीज़ जो होता है ना आपका, ये क्या बोलते हैं, टैंकलेस वाटर हीटर, 6 किलोवाट तक का खाता है बिजली वो। बड़ा वाला सिस्टम से है कि 8 किलोवाट चाहिए, बहुत गर्मी खाता है वो। तो ये उसका अच्छा बात है। गर्मी खा के आप क्या करोगे उसका? गर्मी को आप एक बड़े रेडिएटर में डालोगे, बस मतलब यहाँ से निकाल दिए, एक ढंग के जगह पे, ढंग के बड़े रेडिएटर पे उसे ठंडा करेंगे। तो ये काम करते हैं। अब इसमें इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका वाटर ब्लॉक का डिज़ाइन कैसा है, यानी कि जो एक्चुअल वाटर फ्लो हो रहा है क्या वो हीट निकाल पा रहा है कि नहीं। मतलब बोले ना, जितनी जगह पे आपका इंटरफेस है, सिलिकॉन है, फिर थर्मल कंपाउंड है, फिर आपका कोल्ड प्लेट का डाउन साइड है, फिर कोल्ड प्लेट का अप साइड, जहाँ पे आपका ये चल रहा है, लिक्विड चल रहा है, उसके बीच में बाउंड्री लेयर बन रहा है। बाउंड्री लेयर कितना कम है उस पर डिपेंड करता है कितना इफिशियंट होगा। सेम बाकी सारा चीज़ सेम रखिए, पंप सेम रखिए, वाटर फ्लो रेट सेम रखिए, हीट लोड सेम रखिए, टेम्परेचर सीधा डिपेंड करेगा फ्रिक्शन कितना है, मतलब रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस कम कीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो जैसे पहले तो मिलिंग होती थी बड़े बड़े स्लॉट्स के, अब नहीं होता है। अब ये होता है मतलब कि शेव करते हैं कॉपर को, ऐसे कॉपर लिए ऐसे करके शेव किया जाता है ताकि बहुत पतला पतला फिन बने। और वो ये क्या बोलते हैं, सोल्डर करके नहीं कर रहे। बहुत लोग बीच में शुरू में ट्राई किए थे कि सोल्डर करें, लेकिन सोल्डर खुद भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। ये 1 क्रिस्टल ग्रेन है, तो बहुत अच्छा, मतलब सिंगल क्रिस्टल नहीं है मतलब, लेकिन आप समझिए क्रिस्टल लैटस इंटैक्ट है, तो कंडक्शन बहुत अच्छा रहता है और इसमें पानी आराम से आपका हीट निकाल पाता है। कुछ कुछ कंपनी ट्राई कर रही है कि हम 3D प्रिंट करेंगे ताकि मेटल का लैटस स्ट्रक्चर ऐसा बना सकें जो एकदम अच्छे से वाटर में टर्बुलेंस दे। मतलब बैलेंस आपको करना होता है, अच्छा से टर्बुलेंस रहे, सही से फ्लो रहे, आपको बढ़िया ठंडा मिलेगा। और दिक्कत ये होता है कि हर कोई क्यों नहीं करता, ये आपके डेस्कटॉप में क्यों नहीं होता है। बात है कि पानी बहुत हार्ड फ्लूइड है मैनेज करना लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब इसीलिए मैं हम लिक्विड कूलिंग नहीं लिए। मेरा भैया लिया, हम नहीं लिए, नहीं चाहिए हमको, रिस्क लेना ही नहीं है। जैसे ये सब सर्वर है, बहुत खर्चा होता है, मतलब ये सिर्फ कनेक्टर का बात कर रहे हैं, कनेक्टर लाखों का आता है। अभी जैसे ये है MSI का, मैंने नीचे दे दिया है। इनको है कि भैया हमको इतने सारे कार्ड को ठूंसना है, कार्ड की गर्मी कैसे निकालेंगे। तो वो पीछे आप देख रहे होंगे 2 पाइप है, वो वाटर मैनिफोल्ड है और पाइप ऐसे उसमें पानी रहेगा, पानी एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, किसी इंजीनियर से पूछे कि हमको सर एक सॉकेट दो जो हॉट सॉपेबल है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। हो जाएगा, मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, बस दाम दर्दनाक हो जाता है। और प्लस ऑब्वियसली वाटर ब्लॉक जो बनाया है वो तो आपको मैंने कनेक्टर्स दिखा दिया। कनेक्टर से पानी कहाँ जा रहा है? कोल्ड प्लेट में। कोल्ड प्लेट किस पे जुड़ा हुआ है? वो आपका जुड़ा हुआ है GPU पे। उसकी इंजीनियरिंग बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा यही है कि एक स्लॉट में ही आप पूरा, हाँ सर जी, 600 वाट, 800 वाट या 1 किलोवाट तक गर्मी एक स्लॉट में हैंडल कर लेंगे। पानी का ये फ़ायदा होता है, बहुत गर्मी खा सकता है एक जगह पे। हाँ, बाद में आपको ठंडा भी करना पड़ता है पानी, नहीं ऐसा नहीं कि बस पानी गटकते रहो। पानी खाइए, गर्म होगा, फिर पानी को ठंडा कीजिए। तो वाटर कूलिंग अभी आपको क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो गया कि एयर कूलिंग अब नहीं संभाल सकता। आप वेपर चेंबर भी लगाइए, कुछ भी कीजिए, एयर कूलिंग अब हाथ खड़ा कर दिया। सर हम जेट इंजन चला रहे हैं, ये सब के ऊपर इतना आवाज़ करता है तो भी नहीं कूल कर पा रहे हैं, तो एक लिमिट हो गया। अब बाय द वे ये सारे में एयर कूलिंग अभी भी है, क्योंकि बहुत सारा और चीज़ भी तो है, जैसे आपका PCB हो गया, बहुत सारा और चीज़ है, तो वो सबको तो ठंडा करना होता है। जैसे इस डिज़ाइन में देखिए, CPU एकदम बल्ले बल्ले ठंडा करें सर, रैम तो हाँ भाई, जेट इंजन के साइज़ का आपको फ़ैन लगाना पड़ेगा, मतलब इसीलिए आपको 6 वेंट मिलेगा। कहीं और फैन है जो खींच के इसको करे। तो वाटर कूलिंग अभी धीरे धीरे कंपलसरी हो गया है, यानी कि आज के टाइम में कोई भी नया सर्वर आप नहीं ले सकते हैं जो वाटर कूल ना हो। ढंग का हाई एंड का बात कर रहे हैं, सस्ता वाला नहीं बात कर रहे हैं, सब में मिलेगा। हाँ, अलग अलग कंपनी, ये MSI का डिज़ाइन है, गीगाबाइट का अलग डिज़ाइन है, कुछ और कंपनी अलग डिज़ाइन की है, सब में डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो बिना वाटर के आप उतना डेंसिटी दे ही नहीं सकते। अब बात करते हैं फेज चेंजर, जिस पे दोबारा से ध्यान दिया जा रहा है। हिसाब यह है कि वाटर ब्लॉक जो आपका कूलिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कोल्ड प्लेट को कर रहा है जहाँ पे आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के अगल बगल, तो ये सीरियस दिक्कत में है। जैसे आपका रैम गर्म होता है, VRAM, यानी मैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, जो आपका 48 वोल्ट आजकल के सर्वर में 48 वोल्ट खाता है, उसको ड्रॉप करता है 1.2 वोल्ट। बहुत इफिशियंट होता है, मतलब ऑलमोस्ट 98% तक इफिशियंट है, लेकिन 2% कई 100 वाट में काफ़ी हो जाता है। तो वो है। फिर ब्रिज IC हो गया, जितना आपका PCI इंटरफेस लिंक हो गया, नेटवर्किंग का चिप हो गया, वो सब भी तो गर्मी बनाता है। तो ओवर टाइम मतलब आपका पूरा बोर्ड ही तो गर्म हो रहा है, और फिर आपको ये डबल ड्यूटिंग करनी पड़ रही है कि सर मैं लिक्विड लेके उसको ठंडा कर रहा हूँ, फिर मैं अलग से ये कर रहा हूँ, क्या बोलता है, एयर कूलिंग कर रहे हैं ताकि बाकी सारा चीज़ गर्म ना हो। तो हिसाब आया कि क्यों ना जी पूरा डुबा दो, ऐसे ऐसे लेके हडिप्पा कर दो, डुबा दो।
अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ये डुबा देने वाला आइडिया बहुत आदम ज़माने का है। बाय द वे आपका ट्रांसफार्मर भी डुबाया ही रहता है, ट्रांसफार्मर इसीलिए नहीं पिघलता है। तो वो हमें पता है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर है, मतलब कि इसमें मिनरल ऑयल टाइप का मटेरियल रहता है, हाई टेम्परेचर डाइलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं। वो टेम्परेचर उसको फर्क नहीं पड़ता है, 150 पे भी रहे तो कुछ टेंशन नहीं है। और हाँ, इसीलिए बाय द वे सबस्टेशन में बड़े बड़े ये ट्रांसफार्मर देखिएगा, उसमें रेडिएटर पे फैन दिखेगा आपको, क्योंकि बनाया जाता है कि सर लोड हो रहा है, ठंडा करो। तो हिसाब यहाँ पे भी वही है कि क्यों ना वही करते हैं। लिक्विड जो आपको लेना है, इसमें दो चीज़ होना चाहिए। पहला होना चाहिए लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्योंकि ट्रांसफार्मर ये नहीं है कि 100-150 पर रहेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गर्म नहीं होना चाहिए। तो कितना, तो बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है 50 के आसपास का टारगेट करते हैं। अब रहा बात डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। टेक्निकली आप एकदम प्योर डिस्टिल वाटर से कर सकते हैं, दिक्कत यह कि ज़्यादा देर डिस्टिल रहेगा नहीं। तो मतलब कि शुरू का 5 मिनट चलेगा, उसके बाद शॉर्ट होकर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए पानी से नहीं करते हैं, ऑयल से किया जाता है। कौन सा ऑयल है, कौन सा और कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट की बात हो रही है, टेक्निकली अमोनिया से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे सर्च ये करना होगा, क्या बोलते हैं, वैलिडेशन करना होगा कि मेरा जो पैकेजेस हैं, आईसीज हैं, वो ख़राब ना हो जाए। मतलब कि आप मान लीजिए कोई एसिड देख लेते हैं, वो कर देते हैं और पता चला कि वो करोड कर रहा है सिस्टम को, तो दिक्कत हो जाए ना। मतलब कंपैटिबिलिटी भी चेकना है। मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम सेफ हो, मतलब ऑलमोस्ट डिस्टिल वाटर जितना सेफ हो, बस डाइलेक्ट्रिक बेटर हो। ये यही स्पेशल सॉस है। 4-5 कंपनी के पास है, ये पेटेंट है। 3M के पास भी एक्टिव फ्लूइड है, बहुत ही अजीब गरीब नाम है, हाइड्रो फ्लूरो थर्मल, मतलब उटपटांग रेफ्रिजरेंट है। तो वो सब यूज़ किया जाता है इसमें, और ये बॉईल करता है। सबसे बड़ा बात है कि हर एक चीज़ टेम्परेचर कंट्रोल में है। ये लिक्विड 50 से ऊपर जाएगा तो बॉईल कर जाएगा। तो यानी कोई भी चीज़, मतलब आपका VRAM हो जाए, फिर आपका रैम्स हो जाए, कुछ भी है, किसी भी हालत में 50 से ऊपर नहीं जाएगा। ये अब सब कंपनी पे कूद रही है इसको, क्योंकि लिक्विड से भी नहीं संभलेगा कि जो अब सबको भूत काट लेना कि सर 100 किलोवाट एक रैक में देना चाहते हैं। सर 100 किलोवाट नहीं डाल पाओगे। मतलब हवा तो उतना गर्मी निकाल ही नहीं सकता। और आपका मान लीजिए आप मेन सारा चीज़ का गर्मी पानी से निकालती है, बल्ले बल्ले पानी तो बोलेगा थारा भाई, तो ये तो वेडनेसडे को ही कर लेगा। लेकिन हवा बोलेगा सर रैम जल जा रहा है आपका सारा। VRAM तो बोलेगा सर हम दुनिया त्याग देते हैं। और बाय द वे जो कोल पावर प्लांट देखते हैं, बड़े जनरेटर होते हैं 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, जिसको टर्बो जनरेटर कहते हैं, उसको कैसे ठंडा करते हैं? पानी से। उसका जो स्टेटर है, खोखला होता है, खोखला, उसमें पानी बहाया जाता है कि ठंडा रहो भाई। प्योर डिस्टिल वाटर मॉनिटर किया रहता है, एकदम प्योर के ऊपर का, प्योर के ऊपर अल्ट्रा प्योर वाटर रहता है, क्योंकि वहाँ वोल्ट में बात नहीं हो रहा, किलो वोल्ट में बात हो रहा है। तो यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हिसाब वही है कि ये कस्टम लिक्विड है, यही स्पेशल सॉस है। कौन लिक्विड है, कहाँ से लाया जाता है, वो भगवान जाने, वो एडवांस केमिस्ट्री है। लेकिन अब सबका यही होगा कि यही चाहिए सर, हमको बाथ टब दो, बाथ टब में हम सर्वर डुबा देंगे। और चूंकि इंसान इसको छुएगा, इन लोग को ऐसा लिक्विड चाहिए जो ह्यूमन सेफ हो। तो लिस्ट बहुत छोटा है, जो भी कंपनी इसको अच्छे से क्रैक कर लेगी, दबा के पैसा बनाएगी। और आप बोलोगे अच्छा ठीक है, ये तो बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद ऊपर रेडिएटर रहता है बाय द वे, वो रेडिएटर पे आप बिल्डिंग की कूलिंग चला रहे रहते हो, वो उस पर कंडेंस करके वापस बारिश की तरह गिरने लगता है। यहाँ पे आवाज़ बहुत कम होता है। अब लेकिन बारिश हो रहा है, उतना टिप 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 पानी, ठीक है। आपका जेट फैन जो लगता है सर्वर सब में, वो 100 डेसिबल से ऊपर चलता रहता है। ये थोड़ा सा नॉइज़ है, मतलब नदी के बगल में आप हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, ये साइलेंट है। इसको जितने लोग टेक्नीशियन इतना बड़ा येलो येलो कैन पहन के घूमना पड़ता है, वहाँ बोले सर ये तो कोई टेंशन नहीं सर, हम यहाँ तो घोड़ा गधा बेच के सो जाएंगे। अब बाय द वे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका फायदा ये होता है कि सारा चीज़ टेम्परेचर फिक्स्ड है, 50 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही जाना शुरू करेगा, वो बॉईल होकर वहाँ से हीट खींचना शुरू कर देगा। और अगर नहीं भी बॉईल हो रहा है तो वो 50 से ऊपर नहीं जा पाएगा। टेम्परेचर लॉक और हर चीज़ को ठीक कर दिया, ये सबसे बढ़िया बात है इसका। डिफरेंशियल नहीं होगा कि सर CPU एकदम दहाड़ रहा है, उसका गर्मी पानी खींच रहा है, लेकिन उसका जो रेडिएटिव हीट है वो अगल बगल सब चीज़ को जला दे रहा है। इसमें कुछ नहीं, वो सारा चीज़ एक टेम्परेचर पर रहेगा। बस वो फ्लूइड जो है वो स्पेशल सॉस है, उसके लिए पैसा आपको अपना समझ के देना है। मतलब 1-1 लीटर के लिए $1000 भी देना पड़ सकता है, वो बहुत स्पेशल सॉस है। तो ये आने वाले टाइम का कंपलसरी होने वाला है। मतलब हमको पहले लग रहा था कि शायद कुछ नीश में करेंगे, लेकिन जैसे सबको भूत काटा कि सर हम 100 किलोवाट का टारगेट क्रॉस करना चाहते हैं पर रैक, इसके सिवा ऑप्शन नहीं है। मतलब लिक्विड में ऑलमोस्ट हर चीज़ को फ्लैट प्लेट बनाना होगा, पूरा आपको प्लेट बनाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैं एकदम क्लियर हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर लोग बोलेंगे सर डुबा दो सर्वर को, लोड मत लो। अगर आप लोग में से किसी को इतना केमिस्ट्री पता है कि इसमें कौन कौन फ्लूइड यूज होता है तो प्लीज़ नीचे लिख दीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
इसके बारे में कि इतना जो एआई का भूत काटा है तो उसे ठंडा कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं को डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के जो बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।